नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं आपके बहुत ही पसंदीदा और चहेते अवनीश जी, जो हमारे साथ 8 बजे की लाइव शो के हमारे सहयोगी हैं। लेकिन आज हम लोग चूंकि और अभी थोड़ा सा एक हफ्ता पर व्यस्तताएं हैं, शादी है, सब चीजें हैं, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा माफी मांग रहे हैं। लेकिन ये कंटिन्यू चलती हुई प्रोसेस है, इसीलिए उन्होंने फोन पर हम लोगों की बातचीत हुई और आपके लिए एक पूरा अलग से एक सेगमेंट बना के लाए हैं। सवाल है कि क्या वाकई इस देश में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीदें टूटने लगी थी, क्या एक आदमी, सिर्फ एक चीफ जस्टिस बदल सकता है सारा माहौल? क्योंकि रोहिंग्या वाला मामला, आप सोचिए, इकोसिस्टम के टूटने की तरफ पहली दिशा इस तरह से बिखेर दिया धुर्रे की। हम लोग तो सोच ही रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो ज्यादा सोच रहे होंगे जिन्होंने आज तक सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर चढ़कर इस देश के जो मुताबिक नहीं थे इस तरह के बहुत सारे फैसले लिए। तो अवनीश जी, यहीं से शुरू करते हैं कि क्या इकोसिस्टम टूट सकता है क्या? सर, सबसे पहले तो प्रणाम आपके सभी दर्शकों को भी। राम राम। दर्शकों, बहुत जल्दी लाइव कंटिन्यू हो जाएगा और सर का जो भी आदेश, लेकिन आज थोड़ी सी लेट क्लास ज्वाइन जो किया है तो उसको आप अलग से सुन लीजिए। सर, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न शुरू में ही पूछ लिया। आपने कहा कि सिस्टम टूट रहा है क्या? सर, सिस्टम टूट रहा है और उसके टूटने के बाकायदे संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऑडियो विजुअल आपको संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप सुन सकते हैं, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें, सभी हमारे दर्शक अगर अपनी आंखें बंद भी कर लें, तो आप और हम सुन सकते हैं कि कैसे सिस्टम टूट रहा है और सिस्टम टूटने की आवाज। सर, संसद में हम क्या देख रहे हैं? स्वानगिरी। प्रधानमंत्री ने 10 मिनट के अपने शीतकालीन सत्र से शुरू होने से पहले जो परंपरागत एक तरीका रहा है कि वो प्रेस को संबोधित करते हैं, 10 मिनट बोले थे। और उन्होंने 10 मिनट बोले नहीं, बल्कि इस बार प्रधानमंत्री भविष्यवाणी करने वाले के रोल में थे। उन्होंने सब बता दिया कि इस सत्र में विपक्ष क्या करने जा रहा है। उन्होंने ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया कि ड्रामा करने के लिए तुम्हारे पास और भी सारी जगह हैं, संसद में डिलीवरी करो, ड्रामा नहीं। लेकिन आज के विपक्ष का सिस्टम और उनका तौर तरीका, उनका हौसला, उनकी राजनीति कैसे टूट रही है कि स्वानगिरी चल रही है संसद में। 2 दिन से विपक्ष के पास कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं है। और मान लीजिए अगर कुत्ता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा यही है आपका स्तर, क्योंकि हम तो सनातन के उस परंपरा से आते हैं जिसमें श्वान भी एक तरह से हमारे देवता के वाहन के रूप में होते हैं, भैरव जी के वाहन के रूप में होते हैं। हमने किसी को नहीं छोड़ा सर, हम सबको यथा सम्मान देते हैं। लेकिन अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद के भीतर आना, और जिसे पाखंड के तौर पर रेणुका ने बताया कि नहीं साहब, ये सड़क पर मिल गया था, सड़क पर लॉकेट और जंजीर पहना हुआ घूमता है सरला वारिस कुत्ता है। ये किस भारत में रह रहे हैं? और उसके बाद जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा कि संसद के अंदर रहते हैं पेट्स, किसको कह रहे हैं? खुद को, अपनी बहन को, अपनी मां को, या खड़गे को? मैं सबसे पहले ये सवाल पूछता हूं। रेणुका चौधरी ने कहा कि सांप और बाकी सारे तो अंदर हैं, वो किसको कह रही थी? अपनी मालकिन सोनिया को। और आज तो कमाल हो गया सर, कल ही राहुल गांधी ने कहा कि पेट्स अंदर हैं और आज खुद सबूत दे दिया, हाजिरी लगा दी। ऐसा नहीं होता था कि अवनीश कुमार यस सर, यस मैम, राहुल ने कल कहा कि पेट्स संसद के अंदर हैं, आज संसद के बाहर अहाते में मीडिया के सामने पीटीआई की बाइट आपको दिखा रहा हूं, रेणुका चौधरी ने बाकायदे हाजिरी लगाई है। और क्या बोलूं, चल एक बार और सुनाता हूं। और क्या बोलूं, चल। ये रेणुका चौधरी हैं जिन्होंने हाजिरी लगाई है संसद में। ये कांग्रेस की भाषा है और कांग्रेस की ये संसदीय भाषा है। ये सिस्टम नहीं टूट रहा है तो और क्या टूट रहा है? ये राजनीति नहीं टूट रही है तो और क्या टूट रही है? प्रधानमंत्री ने कहा ड्रामा करो,
और तुम भौं भौं गिरी पर उतर आए। तो सर सिस्टम टूट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और तोड़ कौन रहा है इस सिस्टम को? बदले की राजनीति नहीं तोड़ रही, जनता तोड़ रही है, मतदाता तोड़ रहा है भारत का। 2014 से लगातार तोड़ रहा है। 99 पाने के बाद किसी को लगता होगा नहीं जुड़ गए? सर, भारत की जमीनी राजनीति को कांग्रेस के इस 10 जनपद मालिक खानदान ने कभी समझा ही नहीं था। और जब पहली बार इतना लंबा विपक्ष में रहने का मौका दिया है भारत की जनता ने, तब इनका ये चरित्र समझ में आ रहा है कि अरे, इन्हें ये समझ है राजनीति की कि जब चुनाव हारते चले जाओ अपनी वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, तो कह दो इलेक्शन कमीशन बेईमान है। एक नेता जो तुम्हारा राजनीतिक घमंड तोड़ दिया, दम्भ तोड़ दिया कि तुम ही डीएनए लेके पैदा हुए हो भारत के मालिक और भाग्य विधाता के रूप में खानदानी। तो एक चाय वाले ने जब तुम्हारा घमंड तोड़ दिया तो तुम कहते हो कि ये वोट चोरी कर रहा है। जी। दरअसल हम लोग एक चीज सवाल के साथ आए हैं कि ये तो यहाँ संसद में जो चल रहा है, आपने देखा कि उनको उम्मीद नहीं थी कि एसआईआर पर बहस होगी। वो दूसरे तरीके से आई, सरकार ने कोई चीज नहीं तोड़ी, उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा, उन्होंने माना कि ठीक है चुनाव सुधार पे चर्चा होगी, उससे पहले आपको वंदे मातरम पर हम आपकी पूरी कहानियां खोल के रख देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो आश्चर्य निकल के आ रहा है, देखिए संसद में तो 11 साल से आखिर में रेणुका चौधरी को वहां पहुंचा दिया कि लोग भों भों करने लगे। मतलब जिसको पहले मुझे लगता है कि जल्द ही जो है प्रधानमंत्री के स्वर में कुछ ऐसा सुनाई देगा और फिर उस पर रेणुका चौधरी जरूर कुछ कहेंगी। लेकिन जिस तरह से हम लोग सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों को देख रहे हैं अवनीश जी, मेरा आज का आशय है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत पहुंचे और एक साथ आप ये देखिए, जब उन्होंने पहले तो हिंदी में शपथ ली, क्योंकि पहले गवई साहब भी ले चुके थे, लेकिन जिस तरह हिंदी में शपथ नहीं ली बल्कि हिंदी में विचार करने की बात भी की, हिंदी में सुनने का मतलब जो बोलते हुए कई बार आप उनको सुन रहे हैं हिंदी में, सुप्रीम कोर्ट में कोई भवन में बोला जा रहा है शब्द। और उसके बाद जो कल हुआ इस देश में, ऐसा तो सोचा नहीं जा रहा था। आपको याद होगा रोहिंग्या के बच्चों के एजुकेशन के लिए एडमिशन हो गए, देश में स्कूल को एडमिशन दिया है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों ने, सबने सुना, लेकिन हम इसको इस एंगल से समझ रहे हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट को रात को 2 बजे खुलते देखा, जिस सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप पे तीस्ता शीतलवाद के लिए होते हुए देखा, उस सुप्रीम कोर्ट से आप ये समझ सकते थे, आपको ये उम्मीद थी कि इस तरह का भी एक दिन मिलेगा माहौल, कि वो कपिल सिब्बल और उनकी समझ में नहीं आएगा ये क्या हो गया। बिल्कुल सर। सर देखिए, मैं चूंकि न्यायपालिका हमारा एक विशेष अंग है, हालांकि कुछ लोग फर्जी तरीके से कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है वो 4 खंभों पर टिका है, लेकिन कहीं भी इसमें परिकल्पना मीडिया की है नहीं, तो मीडिया को चौथा खंभा के रूप में घुसेड़ा जाता है। तो मैं तो इसे तिकोने स्तंभ एक इमारत के तौर पर ही देखता हूं, जिसके 3 स्तंभ हैं जरूर। इसका संविधान में संवैधानिक रूप से इसकी स्थापना भी है। सर, न्यायपालिका को कई बार हम लोग या ज्यादातर लोग, और ये खुद न्यायपालिका के जरिए ही स्टेब्लिश हुई है, मोस्टली नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि बिहेवियर रहा, अभी आपने ही कहा, आधी रात को हम लोगों ने कोर्ट खुलते हुए देखा है और एक हिंदू त्योहारों पर अड़ंगा डालते हुए देखा है, कभी मटकी की ऊंचाई कम कर दो, और यहां तक कि अभी गवई साहब ने कह दिया कि जाके भगवान विष्णु से ही कह दो कि अपना मामला ठीक कर लें, अपना मंदिर ठीक कर लें, अपनी मूर्ति ठीक कर लें। तो समय समय पे इस तरह की चीजें आती रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रामलला विराजमान एक डिपोनेंट, एक नाबालिग के तौर पर अपने जन्मभूमि की जमीन का मुकदमा लड़ते रहे, उनको भी राम मंदिर का फैसला हमें इसी सुप्रीम कोर्ट से ही मिला, इसी देश के सुप्रीम कोर्ट से ही मिला। ठीक है, जब कभी फैसले खिलाफ जाते हैं या ज्यादातर फैसले जब पूर्वाग्रह से होते हुए ऐसा दिखाई देते हैं, तो हमें बुरा लगता है, और बुरा लगता है तो भावनाएं आती हैं। लेकिन जिस तरीके से अब समाज बदल रहा है, ये वो युग है जहां पर सोशल मीडिया, जिसको कि मैं लोक मीडिया, जन मीडिया कहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए चीफ जस्टिस और 4 जजेस को, 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 4 जजेस को
जस्टिस को ये कहना पड़ता है कि साहब देखिए बाहर हमारी ट्रोलिंग हो रही है, सोशल मीडिया में हमको वैल्यूएट किया जा रहा है, तो अब चीजें एक दूसरे प्रकृति की तरफ जा रही हैं, निश्चित तौर से दूसरे प्रकृति की तरफ जा रही हैं। अब वो एकल मार्ग नहीं रह गया है, जैसा कि कभी स्थापित मीडिया में रहता था कि एक आम पाठक, एक आम जनता केवल संपादक के नाम पाती लिख पाता था और उस जरिए अपनी बात कह पाता था। अब टू वे मीडिया है, तो उसी तरह सर इन बंद दरवाजों, बड़ी लाल चट्टानों के पीछे जो खिड़कियां खुलती नहीं थी समाज की तरफ, वो खिड़कियां भी खुल रही हैं और जज साहब सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर नहीं बल्कि अब कान भी खोलकर सुनते हैं। ऐसे में फैसले, कभी कोई जस्टिस खास फैसला देते हैं, कभी कोई दूसरे जस्टिस गलत फैसला देते हैं, तो इस तरह की चीज आती है। लेकिन अब महत्वपूर्ण है, कुछ मामलों में स्टैंड इस देश की जुडिशरी के बड़े क्लियर चल रहे हैं। जैसे मैं एक केस का आपको जिक्र करूंगा, दर्शकों याद कीजिएगा। श्रीवास्तव साहब से मैंने अपने चैनल पर बात भी किया है, बीआरओ के एक्स डायरेक्टर हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, और अंतिम वो मुकदमा है जिसमें लखनऊ की कोर्ट से जमानत पर, वैसे तो कई जमानतें हैं राहुल गांधी के पास, अंतिम जो सबसे रिसेंट जमानत है वो भारतीय सेना के अपमान के मामले में, जो उन्होंने चाइना के लिए कहा था कि चाइना ने हमारी इतनी जमीनें कब्जा कर ली और हमारे सैनिकों को पीटा है। उस मामले को लखनऊ की कोर्ट में जमानत लिया और अब श्रीवास्तव साहब वो लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज 3 तारीख है, आज मेरी उनसे बात हुई, कल उसमें तारीख है 4 तारीख को डेट है। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले की सुनवाई में? राहुल गांधी को कहा कि एक सच्चा भारतीय कभी ऐसा नहीं कह सकता। तो ये एक अब दिखा रहा है कि कोर्ट्स किस तरह से कुछ मामलों में बड़ा एक साम्यता लेके चल रही। आपने आज का जो एक विषय आप कह सकते हैं कि जिस जरिए हम ये पूरी चर्चा उठा रहे हैं, उसमें रोहिंग्या का सवाल है, और दूसरा एक और मामला है जो कि उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, पूर्वांचल के जिला महाराजगंज से, जहां पर धर्म परिवर्तन के बाद उसका क्या स्टेटस रहेगा इसके। इन्हीं बड़े अच्छे 2 संदर्भ आपने चुने हैं सर। पहला संदर्भ, क्या कहा जस्टिस सूर्यकांत और उन्हीं के साथ जो जस्टिस जयमाला बागची, 2 बेंच के जजों ने कहा कि साहब क्या इस देश को रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछा देना चाहिए? इससे पहले आप देखिए एसआईआर को इंटरटेन करते हुए, उस मुकदमों को सुनते हुए, खारिज करते हुए, और 9 तारीख को फाइनली वो आ जाएगा। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई भारत में मतदान करने का अधिकार भारतीय सिटीजन को ही है। तो ये बताता है कि एक पैराडाइम शिफ्ट तो नहीं, ऐसा नहीं था कि ये चीजें सुप्रीम कोर्ट को पहले पता नहीं थी, अचानक किसी ने रातों रात संविधान बदल दिया जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं, और बदले हुए संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट अब सोचने लगी है। नहीं, जन भावना के आगे सर लोगों को सचेत होना पड़ता है। ये सिर्फ नारा नहीं है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मैं इसीलिए 2014 को राजनैतिक सत्ता परिवर्तन कहने की बजाय सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन कहता हूं, और कहता हूं दैट वाज अ रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन। वो कल्चरल रेवोल्यूशन था। क्यों कहना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को? ये चीजें तो पहले भी थी, लेकिन आपने ही अभी बताया कि कभी रोहिंग्या के बच्चों को पढ़ाओ, इस बात के फैसले आते थे। आज स्पष्ट है कि रोहिंग्या को भगाओ, तुम्हारी कैप्टिविटी से वो भाग गए, तुम्हारी हिरासत से वो कहां गए, और उनको लेके अगर कोई चिंता व्यक्त कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कर सकते भाई हम। हालांकि इसमें सुनवाई फाइनल 16 दिसंबर को होगी। नीतिगत बात यह है, समाचार दर्शक हमारे खोज के पढ़ लेंगे क्या हुआ। मूल बात यह है कि अब भारत की सभी संस्थाएं, मैं कह रहा हूं सभी संस्थाएं, और जब मैं सभी संस्थाओं की बात कर रहा हूं सर, तो हमारी लोकसभा यानी हमारी संसद, और संसद को कैसे बदला है हमने? अपने मतदान से। तो जब आपकी संसद बदलती है तो आपकी कार्यपालिका बदलती है, क्योंकि उसके भी संस्कार आपके संसद से ही आते हैं। यानी जैसी सरकार आपने संसद के जरिए इस देश में बनाई है, यानी हमने आपने उसी से, यानी कार्यपालिका से, अरे फिर हमारी राज्यपालिका से, हमारे विधायिका से हमारा निकल के कार्यपालिका आता है।
और कार्यपालिका और विधायिका जब ये दोनों एक बदले हुए चरित्र को देखते हैं तो फिर तीसरा खंबा न्यायपालिका, उसे भी पता लग जाता है कि अब चीजें इस तरीके से चलनी चाहिए। नियम तो पहले भी वही थे, नियम तो अब भी वही थे। आखिर क्यों इतने सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे यहाँ अवैध रूप से रह गई? क्यों? क्योंकि कार्यपालिका के जरिए जो हमने विधायिका के जरिए जो हमने सरकार चुनी हुई थी, इन 65-70 सालों में जैसी सरकारें रही, उन सरकारों ने उन्हें प्रश्रय दिया और दिया तो हमारी कार्यपालिका भी वैसी ही थी, हमारी जुडिशरी भी वैसी थी। तो संस्कार बदलने की बात है सर, और मैं स्वागत करूंगा कि अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट से भी इस तरह की चीजें आ रही हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के इस हियरिंग में तो इन्होंने कहा कि आपको याचिका दायर करने का अधिकार ही नहीं। एक फॉरेन घुसपैठिए एलिमेंट की तरफ से आप भारत की सुप्रीम कोर्ट में याचिका कैसे दायर कर सकते हो? उन्हें तो डिटेंशन कैंप में ले जाओ ना भाई, यहां न्याय मांगने कहां आना है? उनको तो बर्मा में जाना है न्याय मांगने, उन्हें बांग्लादेश में न्याय मांगने जाना है अगर कोई दिक्कत है तो ये बताता है कि प्रकृति कैसे बदल रही है। दूसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस दूसरे केस का मैं जिक्र कर दूं, महाराजगंज का मामला है, कन्वर्जन का मामला है सर। और कन्वर्जन के मामले में साफ तौर पर अब ये जो फैसला आया है ये बताता है कि साहब अगर कोई एसटी एससी का व्यक्ति कन्वर्ट होके क्रिश्चियन बन जाता है तो फिर उसे रिजर्वेशन का अधिकार नहीं मिलेगा। ये बड़ी बेसिक सी बात है और इस बेसिक बात को सुप्रीम कोर्ट, सर हमारे संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है वो जमानतें देने के लिए और सजाएं सुनाने के लिए नहीं है, संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा। ये अलग बात है कि तमाम सालों में जमानतें देने का काम करने लगी सुप्रीम कोर्ट और तरह तरह के मुकदमे निपटाने का काम करने लगी सुप्रीम कोर्ट, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर वही है कि किसी तरीके से अगर समय बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, तो फिर इन चीजों को भी एक बदले हुए रूप में देखा जाना चाहिए। मैं समाचार अगर दर्शकों को बताना आवश्यक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या अन्य धर्म अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी में मिलने वाले किसी भी सुविधा को पाने का हकदार नहीं है। इस श्रेणी में लाभ पाने का अधिकार केवल हिंदू को है। ये मैंने पूरा फैसला इसीलिए पढ़ के कल सुनाया था और मैंने कहा कि आज आपको साथ इसलिए लिया जाएगा क्योंकि जिस तरह से अब एक आदमी के बदलने से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे आप सोचिए जुडिशियल का टोन कैसे शिफ्ट हुआ। सीजीआई सूर्यकांत ने आते ही सबसे पहले कहा कि जो अर्जेंट लिस्टिंग, बैकलॉग, ये सब पूरे होने चाहिए। जो पूरी तरह से जस्टिस सूर्यकांत ने जो सबसे पहला फैसला आके उन्होंने बताया कि ये आखिर चल क्या रहा है। उन्होंने कहा कि जो ये जब अपनी सीमाओं पर पहली बार ये इस तरह का इतने दिनों बाद सुना कि हम लेजिस्लेचर नहीं है, हम लोगों का काम बस फैसले देना है, उस पर अब ये एकदम नई बात थी क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा था राष्ट्रपति से सवाल किए जा रहे थे और इंस्टीट्यूशनल है ना। अभी अवैध जो नियुक्ति प्रक्रिया पर एनजेएसी पर उन्होंने जिस दिन दूसरे लोग आके बैठे हुए थे, दूसरी दुनिया के लोग, मतलब दूसरे देशों के न्यायाधीश भी थे, उसमें उन्होंने कहा कि साहब इस पर विचार किया जाएगा। यानी आप सोचिए एनजेएसी, इसके लिए उन्होंने पहले भी बोला था, जिससे पूरे कॉलेजियम सिस्टम ने इस देश की पूरी एक तरह से न्यायिक व्यवस्था को सिर्फ 200 से 300 परिवारों के बीच में समेटा हुआ है। हाई कोर्ट्स में तो फिर भी हम बदलाव देखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो वो फैमिलीज हैं, उनको गिनना शुरू कर दीजिए तो आप उनके नाम सरनेम देखते चले जाइए और आप बता देंगे कि इनके बाहर कोई आ ही ना। और उन सब ने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए साहब हर हालत में। ये जो है हर मामला लोक अदालत में जाएगा, जहां से निकल गए लोक अदालत में। उन्होंने ये नहीं कहा कि अदालत, उन्होंने कहा ये जनता की अदालत है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला था। इसके अलावा आप देखिए सियासी, धार्मिक, सामाजिक ध्रुवीकरण के समय में न्यायपालिका के एक एक फैसले पर हर आदमी की नजर होती है। अगर आप देखेंगे कि जहां उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल जैसे सिस्टम को हम लोगों ने, लोगों के अंदर मजाक बन गया, लोग सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाने लगे थे। अब इसको मुझे लगता है उन्होंने स्पष्ट कर दिया
कि अवैध प्रवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में अब सेंसिटिविटी बनेगी। ये उन लोगों की जो परंपरागत रणनीति हो गई थी, एनजीओ होंगे या जिहादियों के समर्थक होंगे या तमाम लोग होंगे या आईपीएल के पीआईएल के माध्यम से पहुंच जाएंगे, ह्यूमन राइट्स के साथ आ जाएंगे और एक इंस्टीट्यूशनल पुशबैक दिखने लगता था। वो टूटना मुझे लगता है कि इसीलिए आप देखेंगे अचानक आपने देखा, मैं इसलिए आपका ध्यान उस पर लाना चाहता हूं कि देखिए आप अचानक ओवैसी को सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं हमको कॉर्नर कर दिया गया, हमको दीवार तक लगा दिया गया, जबकि अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक ऐसा कोई फैसला, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं कर रहा। दरअसल इस देश में ये इतना बड़ा जो सिस्टम खड़ा हुआ था अवनीश जी, एक दिन में तो खड़ा नहीं होता। उन लोगों ने आने से पहले ही, मुझे याद है कि जो भी जज आता है, अगर वो उनके तरीके का नहीं होता तो उस पर प्रेशर बना दिए जाते हैं, उस पर प्रेशर खड़े कर दिए जाते हैं। दीपक मिश्रा नहीं सुना पाए फैसला। दीपक मिश्रा, आप सोचिए कि जो उन्होंने कहा था, कपिल सिब्बल ने कहा कि इसको चुनाव के बाद ले जाइए, 2019 के चुनाव, उन्होंने कहा कि साहब चुनाव पे फर्क पड़ेगा। ये कौन सा मसला है जो आज तक पड़ा हुआ था? तो ये क्या आपको टूटता हुआ दिख रहा है जब ऐसे जज आते हैं और जब वो सीधा कहते हैं कि यार नहीं, कोई नहीं, या कोई रेड कारपेट बिछाएंगे क्या हम आपके लिए? सर, टूटता हुआ दिखाई, जरा कान दूसरी तरफ से पकड़ते हैं। मैं इसे दूसरे तौर पे दर्शकों के सामने रखता हूं, ये दर्शकों के सामने है, जरा इस पर विचार कीजिएगा। क्या ये आपको हमको न्यायिक सुधार की तरफ जाते हुए कदम नहीं दिखाई दे रहे? न्यायिक सुधार और किस चीज का नाम है सर? क्या अचानक कोई कानून बना के लाके और संसद में दहाड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद विपक्ष चिल्लाएगा ये देखो आपातकाल, इस देश का संविधान बदल दिया, इस देश का संविधान बदल दिया। सर, अंतरात्मा जगाना यह भी तो न्यायिक सुधार में हो सकता है और वो दिखाई दे रहा है। मैं तो इसे ये कहूंगा कि जिस जुडिशियल रिफॉर्म की हम कल्पना कर रहे थे और सरकार से अपेक्षा कर रहे थे, और इस सरकार की नीयत भी थी, जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में समय समय पर सरकार के मंत्रियों ने कहा है। लॉ कमीशन 2014 से 2019 वाले टर्म में नरेंद्र मोदी के समय में लॉ कमीशन ने इनिशिएट भी किया, ऐसा नहीं है कि इनिशिएट नहीं किया, लेकिन वो पूरा काकस, वो पूरा इकोसिस्टम जिसमें ये कहा जाता था कि सरकार भले तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है, उसको एक दूसरे तरीके से, और नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अगर आप देखिएगा सर, दो चीजें मैंने देखी हैं। एक, वो नेचुरली घाट पर लगने देते हैं, अंजाम तक पहुंचने देते हैं किसी भी चीज को, किसी भी मसले को। आप किसान आंदोलन को टैकल करना देख लीजिए, आप शाहीन बाग को सीए आंदोलन को टैकल करना देख लीजिए, आप खिलाड़ियों के पहलवान आंदोलन को टैकल करना देख लीजिए, ऐसे तमाम मरहले आप देख लीजिए। वो बड़े नेचुरल गति से चीजों को निपटाते हैं, बड़ा ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल सामान्य तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। वो इतना प्राकृतिक करते हैं कि अप्राकृतिक व्यवहार करने के लिए विवश हो जाता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अगुवाई वाला विपक्ष। तो मैं तो इसे ऐसे देख रहा हूं कि जब आज के हमारे सीजीआई कॉलेजियम में सुधार की बात कर रहे हैं, आज जब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे देश के नागरिकों की इतनी चिंता कर रहा है और विदेशी घुसपैठियों के बारे में इस तरह की बात कर रहा है, आज जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस तरह का फैसला आता है कि अगर हिंदू धर्म से कोई कन्वर्ट कर गया तो ऐसे लोगों को, जो हिंदुओं को बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट नहीं मिल सकता। और आप सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो बहुत आगे बढ़कर ऐसे मामलों को कहा कि ये संविधान के साथ धोखाधड़ी है कि आप कन्वर्ट हो जा रहे हो और उसके बाद फैसले भी ले रहे हो। लेकिन उसी के साथ साथ मैं कह रहा हूं सर, डबल इंजन सरकार या सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन, कल्चरल रेवोल्यूशन 2014 का क्या मामला है? अभी असम में हेमंता सरकार ने कानून बनाया है, पॉलीगैमी एक्ट जो उन्होंने किया है, और वहां पर एक से ज्यादा शादियों को उन्होंने बैन किया। उसमें एक प्रोविजन बड़ा मजेदार है, बाकी वो तो विस्तार से है, जिसमें 7 साल से लेकर 10 साल की सजा, 2.25 लाख के आसपास का जुर्माना। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है पहली नजर में कि ये 4 शादियों वाले जो कुनबा है उसके खिलाफ ये कानून है, लेकिन टेक्निकली उसमें सारे धर्मों को, लोगों को शामिल किया गया। उसमें एक प्रोविजन सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से दूरगामी परिणाम लिए जा सकते हैं इसी संविधान के तहत। जो एक्ट असम गवर्नमेंट ने पास किया है, हेमंता सरकार ने, उसमें एक प्रोविजन है कि साहब आप अगर पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं तो आपको ऐसे सजा होगी, तीसरी कर रहे हैं तो वो डबल हो जाएगी, चौथी कर रहे हैं तो उससे भी दोगुनी हो जाएगी।
लेकिन ये सच्चाई है कि बहुत से ऐसे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल भी हैं जो एक से ज्यादा शादी करते हैं। ये परंपरा है उनके यहाँ, ये ट्रेडिशन है। कम है लेकिन है। अब उसमें बात आई कि साहब आप तो ये जो छठा शेड्यूल है उसके तहत जो इंडिजिनस लोग हैं या जो ट्राइबल्स हैं उनको अपने कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स को फॉलो करने का पूरा अधिकार है। आप उसमें इंक्रोच कर रहे हैं, भड़काने का प्रयास किया गया और आगे और बढ़ाया जाता कांग्रेसी इकोसिस्टम द्वारा। लेकिन अब देखिए साहब, उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो 6 शेड्यूल से कवर्ड हैं, जो प्रोटेक्टेड हैं, वहां पर ये लागू नहीं है उनके ऊपर, यानी ट्राइबल्स के ऊपर वो लागू नहीं है। अब मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस कन्वर्जन वाले फैसले से जोड़ के उसको अगर देखूं तो दरअसल होता क्या है कि जो भी ट्राइबल्स हैं, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स, वो कन्वर्ट कर जाते हैं क्रिश्चियनिटी में, लेकिन वो सारे कस्टम ट्रेडिशंस वो फॉलो करते हैं अपने ट्राइबल्स का। लेकिन अब ये 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन वाला कानून अगर आ गया तो अगर वो ईसाई है यानी क्रिश्चियन है ऑन पेपर, तो उस पर 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन नहीं है, उसको इसमें सजा होगी। यानी क्या है सर, या तो तुम वापस अपने ट्राइबल में चले जाओ, बिकम ए हिंदू ट्राइबल, जो क्रिश्चियनिटी तुमने अपना ली है, और नहीं तो आगे ये कन्वर्जन को डिमोट करेगा, कन्वर्जन को हतोत्साहित करेगा। तो इस तरह के फैसले या इस तरह के समाज की संरचना। और एक चीज और सर, अरुणाचल प्रदेश में इंडिजिनस अरुणाचल के यूथ जो काम कर रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, वो क्या किसी अदालत के फैसले से निकल के आया है? इसी देश में लेफ्ट लिबरल और जो ये लेफ्टिस्ट हैं और या ये पूरा जो सो कॉल्ड दलित आंदोलन चलाने वाले, वो क्या कहते थे कि आदिवासी हिंदू होता ही नहीं है। अरे भाई, आदिवासी हिंदू नहीं होता है तो अरुणाचल में जाके पता करो, इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारी डेमोग्राफी बिगाड़ रहे हो। लेकिन ये सब समाज की तरफ से कब बदलता है सर? ये तब बदलता है जब इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले के भाषण में ये कहता है कि हम इस देश की डेमोग्राफी सुधारने के लिए टाइम बाउंड टास्क फोर्स का प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं और उस पर काम चल रहा है। 2033 तक जहां जहां की डेमोग्राफी व्यापक रूप से बदली गई है, उसको टास्क फोर्स के जरिए सुधारने की का नेशनल कार्यक्रम जब प्रधानमंत्री चलाते हैं, तब समाज भी जगता है और अरुणाचल का वो जेनजी खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम तुम्हें अपनी डेमोग्राफी नहीं बिगाड़ने देंगे। तो सर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप अपनी विधायिका को यानी अपनी सत्ता व्यवस्था को परिवर्तित करते हैं तो ये सारे अंग उसी से जुड़े हुए हैं। और तब सर ये बताइए, किसी की पढ़ाई या किसी का दिमाग ही तो परिवर्तित होता है, ब्रेन वॉश ही तो होता है कि डॉक्टर बम बांध के फूट फूट जाता है। तो आपकी विधायिका इस देश का दिमाग है, जब आपने उसको बदला 2014 से, तो ये सारे बदलाव आपको दिख रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं सत्ता की निरंतरता अगर बनी रही तो यहीं पर आपको जुडिशियल रिफॉर्म दिखेगा, यहीं पर आपको राजनीति में बदलाव दिखेगा, और जिन्हें भोंकना है वो भोंकते रहेंगे सर, वो अभिशप्त हैं। आप म्यूट हैं सर। एक आखिरी सवाल के तौर पर मैं ये समझना चाहूंगा, दरअसल क्या है कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम लोग भी हैं और हम लोग सोशल मीडिया से ही, अब तो मेन से हम लोग सोशल मीडिया पे ही हैं। तो मैं एक बात समझना चाहता हूं, क्योंकि लगातार देखिए आप किस तरह से एक चीफ जस्टिस कहते हैं जबकि वो दूसरे धर्म से रिलेटेड रखते हैं, तो ये माना जाता है कि आपका रिएक्शन जो है सेंसिटिविटी रखेगा दूसरे धर्मों के प्रति। लेकिन वो कहते हैं कि जब भगवान विष्णु से कहिए वही ठीक करा देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक चीफ जस्टिस वहां किस तरह से कहते थे, हालांकि उस बेंच में तो ये भी थे नुपुर वाले मसले में क्या हुआ, लेकिन इसके बाद अब ये जो आ रहे हैं इस तरह का बदलाव, क्योंकि सिस्टम तो 11 साल से, सरकार तो हम लोग 11 साल बदल चुके हैं, सरकार तो 11 साल पहले बदल चुकी है और पहले जिस बहुमत से दी गई थी 19 में, उससे बड़े बहुमत से दी गई। अभी तो सरकार बल्कि सहयोगी दलों के गठबंधन पे है, अपने बहुमत पे नहीं। तो ये जो चेंज है, आपको लगता है कि एक आदमी का भी बड़ा रोल होता है? क्योंकि देखिए हम लोग ये तो मान के चल रहे हैं हाई कोर्ट्स में
जमीनों से जो जमीन गर्म है, ये बात हाई कोर्ट्स को पता चलने लगी। ये हाई कोर्ट्स मानते हैं, इसीलिए ये हाई कोर्ट का फैसला, इससे पहले आंध्र हाई कोर्ट का फैसला, इससे पहले और कई हाई कोर्ट के फैसले हम देख चुके हैं। यहाँ तक कि गुवाहाटी में जिस तरह से वो हाई कोर्ट्स जो हैं, सीधे तौर पर उन घुसपैठियों की किसी भी उसको टर्न डाउन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास कोई इस तरह का वो नहीं है, अगर आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, आप इस देश के ओरिजिनल इंडिजिनियस पीपल नहीं है, तो आपकी कोई चीज़ का है नहीं, आपको खाली करने होंगे। अब ये हालत आ गई है कि आप मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट से ये हो जाएगा, तो आपको लगता है फिर कोई ठिकाना बचेगा? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने ये मान लिया था कि कोई भी खबर, यहां तक कि आप देखिए यूपी में वो लड़की कौन गाना गाती रहती है, काबा, और वो तमाम, वो जो 500 रुपए की बात करती थी, लेकिन उसके लिए कितना पैसा उसके पास है कि वो कपिल सिब्बल को हर किसी केस में आपको ये एक सिस्टम दिखने लगा था। तो ये टूटना जो है, मुझे लगता है कि इससे आप बहुत जल्दी इस तरह के आरोप भी देखेंगे, क्योंकि वो लोग अभी इतनी आसानी से हार मान जाएंगे ऐसा लगता तो नहीं। सर, आरोप आप किस पर नहीं देख रहे हैं? आप सरकारी संस्थाओं पर आरोप नहीं देख रहे हैं, संसद पर आरोप नहीं देख रहे हैं, पीएमओ पर आरोप नहीं देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप नहीं देख रहे हैं, किस पे आरोप नहीं देख रहे हैं, आप बताइए। आरोप के लिए ही अब ये राजनीति कर रहे हैं, तो आरोप तो सर हमेशा होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले हार गए तो कैसे हार गए, धोखाधड़ी और वोट चोरी का आरोप। सवाल किसी के आरोप का नहीं है सर, आरोप से अब देश नहीं चलता, देश चलता है मैंडेट से। 65 साल कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने राज किया, तो उस समय आरोप नहीं लगे, आरोप लगे। ऐसा थोड़ी ना है कि अब ही आरोप लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार भ्रष्टाचार के आरोप जो कि वाजिब है। अब इसमें क्या होता है, आरोप आरोप होते हैं, लेकिन एक आरोप ये होता है कि झूठा आरोप होता है, एक आरोप ये होता है कि अंततः वो सत्य साबित होता है। तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उससे ही तो एक मैंडेट निकल के आया, इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और हार गए। 2 बार सत्ता चलाने के बाद हार गए। तो आरोप तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई बात नहीं, लेकिन आरोपों में दम होना चाहिए। राफेल का आरोप आप नहीं लगा सकते कि सुप्रीम कोर्ट आपके यथास्थान ही उसको यू टर्न करा के आपके आरोप को पार्क करा दे। इलेक्शन वोट चोरी जैसा आरोप आप नहीं गढ़ सकते, जिसको बिहार उठा के पटक दे और पूरा देश उठा के पटक दे। तो आरोप अब भी लगेंगे, आरोप ये लगातार लगाएंगे। आप किसी के गिरोह को तोड़ेंगे, किसी का इकोसिस्टम ध्वस्त होगा, तो उसमें छटपटाहट निश्चित होगी। लेकिन मैं अब भी ये मानता हूं कि आप मान लीजिए एक जस्टिस के चेंज होने से और कुछ तबीयत बदल रही है, तो हम उसको बड़ा खुशी खुशी लेंगे। ये हमारी बड़ी तात्कालिक रूप से बड़े छोटे समय के लिए खुशी रह जाएगी। तब तो हमें परमानेंट बदलाव चाहिए। तो मैं इसीलिए बार बार एक जस्टिस पर बात नहीं कर रहा और न करना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सामाजिक दबाव है और ये बड़ा स्वागतपूर्ण कदम है या व्यवहार है कि अब टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम पैदा हो रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि हाई कोर्ट्स को अब लग रहा है कि जमीन में क्या चल रहा है, जमीन की क्या महक है, जमीन की क्या रिक्वायरमेंट है, समाज क्या चाह रहा है, समाज क्या सोच रहा है, समाज की समस्याएं क्या हैं, उन्हें हमें सही तरीके से एड्रेस करना चाहिए अपने फैसलों में। ये चीजें वहां से निकल के सुप्रीम कोर्ट तक आ रही हैं। ये मैं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उससे बड़ा टेम्पररी समाधान होगा कि आज कल को वो सीजीआई थे तो ऐसा हुआ, आज को ये सीजीआई आए हैं तो ऐसा हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि कल को 6 महीने, अगर मैं गलत नहीं तो 6 महीने का कार्यकाल है, तो सर 6 महीने के बाद क्या होगा फिर? क्या सारी चीजें यू टर्न आ जाएंगी? नहीं। और क्या वो हमारे लिए बेहतर होगा? नहीं। मैं इस बात की कल्पना कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि अब समाज की भावनाओं को इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही है और ये परमानेंट एक चेंज है और इसमें कुछ बदलाव नहीं है। ये सही जगह या सही तरीके से सोचना और उसको स्वीकार करना है। ये करेक्शन है। आप बिगड़े हुए थे साहब, आई एम सॉरी टू से, आप बिगड़े हुए थे, आप सही जगह आए हैं और इसका स्वागत है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं तो इसे जुडिशियल रिफॉर्म के तौर पर देखूंगा, जो अंतरात्मा से निकला है, विद इन द सिस्टम निकल रहा है, और ये ज्यादा नेचुरल है सर। ये उसी तरह का है जैसे हमारा आयुर्वेद सनातनी परंपरा का जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद, उसमें वो क्या करता है, कफ, पित्त और वात, ये तीन मूल हैं, इन तीनों पैरामीटर्स को दुरुस्त कर दिया जाए, शरीर दुरुस्त है। तो अगर इस देश की सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर सुधार ला रही है, तो ये तो नेचुरल जुडिशियल रिफॉर्म है सर। फिर तो कम से कम नरेंद्र मोदी वो संविधान चुराने, संविधान खत्म करने, संविधान की हत्या करने के आरोप से भी बच जाएंगे। तो सर, मैं ये मानता हूं कि ये प्रकृति में चेंज आ रहा है, जो कि अस्थाई होगा, क्योंकि किसी एक जस्टिस के आने जाने से अगर कोई चेंज हो, तो हमें फिर बिल्कुल खुश नहीं होना चाहिए। हमें तात्कालिक रूप से मिलेगा, जस्टिस बदले और हमारा काम लग गया। लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, ठीक है, बीच बीच में कभी कभी व्यक्ति के निजी चीजें आ जाती हैं। पिछले सीजीआई साहब के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ फैक्ट तो रख ही दूं। जब इनका नाम फाइनल हो गया था, ओथ नहीं लिए थे, तो दैनिक जागरण का एक संगोष्ठी थी, उसमें इन्होंने कहा कि मैं देश का पहला दलित सीजीआई हूं। जब इन्होंने ओथ ले लिया, तो इन्हें याद आया कि मैं इस देश का पहला बौद्ध सीजीआई हूं। फिर उसके बाद अचानक ये गरीब घर से आए, फिर इनका उत्पीड़न भी हुआ, और उसके बाद अचानक एक दिन इनकी व्यथा कथा निकल के आ गई कि भगवान विष्णु से कह दो कि अपना सर सही करा लें। तो सर, ये निजी कुंठाएं होती हैं, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं, ये निजी कुंठाएं होती हैं। लेकिन हमें सिस्टम में बदलाव चाहिए, व्यक्ति में नहीं। व्यक्ति का अपना निजी है भाई, ठीक है। एक वो आईएएस ऑफिसर क्या कह गया, वो वर्मा, तो ये निजी कुंठाएं हैं सर, ये समय समय पर निकलती रहेंगी, और मैं इसको भी स्थान दूंगा, क्योंकि हमें अपने समाज को बदलना है, एकीकरण करना है, तो ठीक है। इसीलिए मैं ये सामान्यतः मैं दर्शकों से भी हाथ जोड़ के अपील करूंगा, अंतिम बात, कि ये जो अपने दलित भाई, जो दलित हिंदू भाई हैं, उनमें से कुछ इस तरह के जो लेफ्ट के प्रभाव में हैं, या एक्सट्रीम थोड़े से नेगेटिव सोच में हैं, जो कभी इधर-उधर की टिप्पणियां करते हैं, उनको जो ये भीमटा वीमटा शब्द कहा जाता है ना सर, मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा बुरा लगता है, कष्ट होता है मुझे। नहीं कहना चाहिए, बचना चाहिए। ये थोड़े से नकारात्मक फैलाए हुए लोग हैं, और उनको भी इस देश के नेहरूवन संस्कृति में, उनके सत्ताई छायावाद में पले हुए इन लेफ्टिस्टों ने इस तरह का काम किया है। ये कांग्रेसी इकोसिस्टम ने उनके दिमाग में, कायदे से अगर कहा जाए तो पिघला हुआ शीशा नफरत का उड़ेला है। हमें बचना चाहिए। समाज का एकीकरण बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इससे बड़े काम हल हो रहे हैं सर, बड़े काम हल हो रहे हैं। मदनी का दर्द यहीं से निकल रहा है सर, कि हिंदू एक हो रहा है, हिंदू एक हो रहा है। बटोगे तो कटोगे, ये हम समझने लगे हैं। इससे हैदराबाद से लेके सर और मदनी तक परेशान है। तो सर, ये परेशानी उनकी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे मसले इससे हल हो रहे हैं सर। तो हमें बचना चाहिए, हमें बचना चाहिए। बड़ी चीज बड़ा हाथ दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपको यूरेशिया चले जाओ का नारा लगा देता है, कह के निकल जाता है, कोई बात नहीं, उसे कहिए कि भाई मेरा पासपोर्ट बनवा दो, यूरेशिया तो नहीं, हम जरा जापान जाके घूम के आ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि तुम्हें भी थाईलैंड तक ले चलें। तो हमें नकारात्मकता से बचना चाहिए। वो हमें भड़काएंगे, बांटने की कोशिश करेंगे, 80-20, 20 एक जगह 80 में बंटवारे कर दो, खंड खंड कर दो, वो लगातार प्रयास करेंगे। लेकिन 2014 से हम थोड़ा सा एक हुए हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट तक बदलती हुई दिखाई दे रही है, केवल 11 साल में। अगर सत्ता की ये निरंतरता सर 65 साल के मुकाबले, कल्पना कीजिए 20-22 साल, 25 साल ऐसे ही बनी रह गई, जिसके फुटप्रिंट दिखाई दे रहे हैं, तो क्या क्या बदलेगा सर। इसीलिए मैं कहता हूं अंतिम बात, कि मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में बहुत ग्लास टूटेंगे इस शराब खाने में। तो कृपया एक रहिए तो सेफ रहिए जी। वैसे तो कह दिया आपने मदनी को, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अब वो चीजें सब तरफ दिख रही हैं। इस देश के इकोसिस्टम में जिस तरह से दीमक लग गई थी, और वो लोग कानून पर के सहारे, कानून और इस संविधान के अंदर सुरंगों के सहारे जो इल मोटिव्स पूरे हो रहे थे, अब वो नहीं होंगे, ऐसा लगता है। तो आप जुड़े अवनीश जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रारब्ध पर बिना नागा पहुंचते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, जय जय श्री राम। जय श्री राम।